Hey everyone, welcome back to Science Atta. I am Joy Singh and today we are going to study about respiratory system in humans. We have already studied that how respiration occurs in different types of organisms. Just like in amoeba, how respiration occurs in amoeba, in earthworm and also in fishes. But this time we have to study that how respiration occurs in humans. Okay. So basically we have to study about respiratory system. Respiratory system क्या है, humans में किस तरीके से ये complete होता है respiration, इसको हम लोग आज study करेंगे. So सबसे पहले तो respiratory system को देख लेते हैं, है क्या human respiratory system? Human respiratory system is the organ system that involves inhaling of oxygen and exhaling of carbon dioxide to meet the energy requirement. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है कि ह्यूमन जो है, मनुष्य क्या करता है कि ऑक्सीजन को इनहेल करता है, दैट मीन्स ऑक्सीजन उसके बॉडी में जाता है और फिर एक्सहेल किसको करता है, बाहर किसको निकालता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को. जब हम लोग सांस लेते हैं तो एयर हमारे बॉडी में जाता है, फिर वहां से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में चला जाता है, ठीक है. और फिर हम लोग एक्सहेल करते हैं, जब सांस छोड़ते हैं तो उस समय कौन सा गैस बाहर निकलता है ज्यादा मात्रा में, तो कार्बन डाइऑक्साइड. यानी कि इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. इसमें जितने भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड है, सब जो भी ये प्रोसेस हो रहा है इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग का, और ये जिन ऑर्गन्स की हेल्प से हो रहा है, ये जो सिस्टम है पूरा ऑर्गन सिस्टम, इसी को हम लोग बोलेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके. सो ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो देखिए कौन कौन से पार्ट्स है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. दैट मीन्स कौन कौन से ऑर्गन्स है जो कि ह्यूमन में रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं. तो वो है सबसे पहले नोज, क्योंकि नोज के ही थ्रू जो एयर है हमारे लंग्स में जाता है. नोज के बाद आता है फेरिंग्स, ठीक है, यहाँ पे गले के पास होता है. ठीक, ये डिटेल में अभी बताएंगे पिक्चर के साथ में. अभी सिर्फ पार्ट्स आप लोग देख लीजिए. नोज है, उसके बाद फेरिंग्स है, फिर लैरिंग्स आता है, देन ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स. ओके, दीज आर द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. नाउ अब हम लोग देखते हैं कि रेस्पिरेशन का पूरा डायग्राम देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का, और देखते हैं कि किस तरीके से एयर किस किस ऑर्गन से होते हुए जा रहा है लंग्स में, और किस तरीके से फिर वो जो एयर कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है वो कैसे बाहर निकलता है. ओके. सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर द डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन. तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ पार्ट्स के नाम मैंने बताए. तो देखो यहाँ पे सारे पार्ट्स पहले मैं बता देती हूँ कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि जो मेन इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है हमारा लंग्स, है ना, और साथ ही नोज. नोज के ही थ्रू क्योंकि एयर जाता है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो नजल कैविटी, जिसमें कि नोज इंक्लूडेड होता है. नोज के थ्रू जो एयर है वो कहाँ जाएगा, हमारे बॉडी के अंदर. फिर उसके बाद आता है फेरिंग्स. फेरिंग्स एंड फेरिंग्स के जस्ट नीचे होता है लैरिंग्स. उसके बाद ट्रैकिया, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है लंबा सा, इसको बोलते हैं ट्रैकिया. और फिर ट्रैकिया आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में 2 लंग्स है, 2 लंग्स है ना, लेफ्ट एंड राइट. तो दोनों लंग्स में जाता है ट्रैकिया. वो क्या हो जाता है, ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है, ब्रांच्ड हो जाता है और दोनों लंग्स में चला जाता है. ठीक है, देखिए यहाँ से ट्रैकिया डिवाइड हो गया और दोनों लंग्स में चला गया. और जो ये पार्ट है जो लंग्स में एंटर करता है उनको बोलते हैं ब्रोंकस. अगर एक की बात करें तो उन्हें ब्रोंकस बोलेंगे, अगर दोनों की बात करें तो दोनों को मिला के ब्रोंका ही बोलते हैं. ये ब्रोंकस फिर जाके आगे डिवाइड हो जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट ब्रांचेस में. देखिए ये ब्रोंकस है, फिर जाके ब्रांच्ड हो गया है ना. जैसे कि हम लोग पेड़ देखते हैं तो एक मेन स्टेम होता है ना, जिसको हम लोग ट्रंक बोलते हैं, और फिर वो आगे जाके ऊपर जाके वो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, बहुत सारे उससे ब्रांचेस निकल आते हैं. तो सेम वैसे ही यहाँ पे ये मेन होता है ब्रोंकाई, और ये ब्रोंकस फिर आगे जाके ये बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है. और ये जो ब्रांचेस हैं इनको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियोल्स. ओके. फिर ब्रोंकियोल्स में क्या होते हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, या बैग लाइक स्ट्रक्चर भी हम लोग बोल सकते हैं. जैसे कि ये बहुत सारे है ना, बहुत सारे बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एल्वियोली. ओके. और उसके बाद ये तो हो गया लंग्स के अंदर ये होता है, ये सारी चीजें होती है. एक में मैंने बनाया है, दूसरे वाले में नहीं बनाया, दूसरे वाले में ऐसे ही छोड़ दिया है. ठीक है, ऊपर से देखने से कुछ ऐसा दिखेगा. ठीक.
और अगर इन पूरा उसका अंदर में देखा जाए कि क्या क्या स्ट्रक्चर है लंग्स के अंदर, तो ये सारे दिखेंगे। ओके, अब है कि लंग्स के नीचे में एक मस्कुलर पोर्शन पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायाफ्राम। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरीके से एयर कौन सी पार्ट में जाता है और फिर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग नजल कैविटी की बात करें। नजल कैविटी में देखिए नोज है, नोज में 2 नॉस्ट्रिल्स होते हैं। आप लोग अगर अपनी नाक को देखें तो उसमें 2 छेद है, उन दोनों छेद को क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। दोनों छेद को डिवाइड करने वाला जो वॉल है उसे हम लोग बोलते हैं सेप्टम, क्योंकि दोनों छेद डिवाइडेड है ना बीच में, तो दोनों जो नॉस्ट्रिल्स है उनको जो डिवाइड कर रहा है उनको हम लोग, उसका नाम क्या है? सेप्टम नाम है। और साथ ही नोज में बहुत सारे छोटे छोटे हेयर पाए जाते हैं, है ना। तो वो हेयर का काम क्या होता है? तो जो भी एयर हमारे नोज में आता है उसमें डस्ट भी होता है, बहुत ही छोटे छोटे डस्ट होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। अगर वो हमारे बॉडी में अंदर लंग्स में जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो उन डस्ट को रोकने के काम कौन करता है? तो वो हेयर करते हैं। जो नोज में जो हेयर है वो डस्ट को नोज में ही रोक देते हैं और एयर फिर फिल्टर होकर के हमारे बॉडी के अंदर जाता है। तो यहाँ से नोज के थ्रू एयर आया नजल कैविटी में, नजल कैविटी में से होते हुए कहाँ आएगा? इस जगह पे आएगा। ओके, और आप लोग अगर ध्यान दे रहे हैं तो देखिए ये जो माउथ है, ये माउथ है ना, और ये क्या पोर्शन है? बकल कैविटी। माउथ में जो अंदर वाला जो हॉलो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं बकल कैविटी। ओके, तो ये भी यहीं पे जाके ओपन होता है और एयर भी यहीं पे आता है। तो मतलब कि स्टार्टिंग में जो फूड है और जो एयर है उसका पाथवे क्या होता है? सेम ही होता है। स्टार्टिंग में माउथ से आ रहा है यहाँ पे फूड और नोज से भी एयर यहीं पे आ रहा है। तो जो कॉमन एरिया है जहाँ पे फूड एंड एयर दोनों आते हैं उस कॉमन एरिया का नाम है फेरिंग्स। ओके, जो कॉमन एरिया है जहां से फूड एंड एयर दोनों पास करते हैं उस एरिया का नाम है फेरिंग्स। अब फेरिंग्स के नीचे एक पोर्शन पाया जाता है जिसका नाम है लैरिंग्स। ओके, जब आप लोग अपने यहाँ पे टच कीजिए, आप लोग जब बोलते हैं तो वाइब्रेशन होता है यहाँ पे गले पे, ठीक है। तो वो वाला जो पोर्शन है वो है लैरिंग्स है, जिसको हम लोग साउंड बॉक्स भी बोलते हैं या फिर एडम्स एप्पल भी बोला जाता है। वहां पे साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वहीं से, और वाइब्रेशन भी हम लोगों को फील होता है। साथ में जब हम लोग स्वॉलो करते हैं फूड को या फिर वाटर ड्रिंक करते हैं तो भी वहां पे क्या होता है कि वो थोड़ा बाहर की तरफ निकलता है ना। आप लोग ध्यान दिए होंगे, कोई ऐसे करके ऊपर से पानी पी रहा है तो यहाँ पे उसका लगेगा जैसे कुछ पास हो रहा है, इस टाइप से वेव टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। तो वो कौन रहता है? जो बाहर की तरफ आता है वो लैरिंग्स रहता है, ठीक। तो लैरिंग्स के नीचे तुरंत आता है ट्रैकिया। ओके, तो आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। तो फेरिंग्स और ट्रैकिया के बीच में कौन है? लैरिंग्स। यानी कि फेरिंग्स और ट्रैकिया को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? तो लैरिंग्स कर रहा है, राइट। अब ट्रैकिया जो है उसमें आप लोग रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं बहुत सारे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सारे रिंग लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है, ठीक है। ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ओके, इसका नाम है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इसका काम क्या होता है कि ये ट्रैकिया को कोलैप्स नहीं होने देता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये है हमारा ट्रैकिया, ओके, बीच में जगह होना चाहिए ना, अगर हम ऐसे दिखाएं तो बीच में जगह होना चाहिए जहां से एयर जा सके, राइट। तो ये जो ट्रैकिया है जहां से एयर जाएगा तो उसमें रिंग्स बने हुए होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है ना, रिंग्स बने हुए हैं। तो ये क्या होता है? ये एक्चुअली में कार्टिलेज के बने हुए होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं और सॉफ्ट भी मसल्स की तरह नहीं होते हैं। मतलब कि कार्टिलेज क्या होता है? बोन्स की तरह हार्ड भी नहीं होता है और मसल्स की तरह सॉफ्ट भी नहीं होता है, दोनों के बीच में होता है। तो कार्टिलेज का बना हुआ अगर ये पोर्शन है तो क्या होगा कि ये जो ट्रैकिया है ये चिपकता नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड रहता है ना, थोड़ा बहुत हार्ड रहता है। तो ये क्या करता है कि इसको चिपकने नहीं देता है, क्योंकि अगर ये जो ट्रैकिया है ये पूरा अगर ये चिपक गया तो एयर कैसे जाएगा अंदर? हमारे लंग्स में एयर कैसे जाएगा? क्योंकि एयर में तो उतना पावर है नहीं कि मतलब कि इसमें प्रेशर डाल के अंदर की तरफ चला जाए, नहीं ना। तो क्या होता है कि रिंग्स जो होते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये ट्रैकिया को चिपकने नहीं देते, कोलैप्स होने नहीं देते हैं। यही काम होता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का, ठीक है। तो ट्रैकिया में बहुत सारे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, ठीक है।
कार्टिलेज रिंग की तरह गोल 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 ऐसे बने हुए होते हैं। अब होता है कि ट्रैकिया से होते हुए फिर एयर जाएगा कहाँ, सबसे पहले तो नजल कैविटी से आया यहाँ फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में गया, फिर यहाँ से ट्रैकिया में आया, फिर ट्रैकिया से होते हुए देखिए ट्रैकिया आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दोनों लंग्स में दो ब्रांचेस चले जाते हैं। कौन? ब्रोंकस। एक अगर बात करें सिर्फ इसकी तो ब्रोंकस, अगर दोनों की बात करें तो ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई यहाँ पे बन जा रहा है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया और दोनों लंग्स में वो चला गया, यानी कि एयर भी यहाँ से होते हुए ट्रैकिया से होते हुए एयर भी कहाँ चला गया? लंग्स के अंदर। ठीक है, अब ये जब ब्रोंका से आगे जाके ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाता है तो एयर फिर कहाँ चला जाएगा? ब्रोंकियोल्स में चला जाएगा सब में। अब ब्रोंकियोल्स के एंड पॉइंट पे कौन होते हैं? मान लो कि अगर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ से एयर आया, यहाँ आया, तो एंड पॉइंट पे कौन है? एल्वियोली है। अब एयर क्या होता है कि एल्वियोली में जाके जमा होता है, ठीक है, मतलब कि एल्वियोली में चला जाता है एयर। तो इस तरीके से एयर हमारे लंग्स में कहाँ तक पहुंच रहा है? एल्वियोली तक पहुंच रहा है। और मेनली जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, क्योंकि हम लोग रेस्पिरेशन में पढ़े हैं कि लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होते हैं, फिर क्या होता है कि हम वो जो गैस है ऑक्सीजन गैस एयर में से चला जाएगा ब्लड में, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आ जाता है किसमें? लंग्स में, और फिर लंग्स से फिर बाहर वो निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला गैस। तो जैसे कि यहाँ पे अगर एल्वियोली तक आ गया एयर, अब एल्वियोली के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होगा। तो आई थिंक आप लोग को यहाँ तक समझ में आएगा कैसे कैसे एयर पहुंच रहा है एल्वियोली तक। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते तो ज्यादा बेटर होगा। तो सबसे पहले कि नजल कैविटी से, नोज से होते हुए एयर नजल कैविटी में आएगा, फिर यहाँ से आएगा फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में, फिर ट्रैकिया में, फिर ट्रैकिया आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है जिसको कि हम लोग ब्रोंकस बोलते हैं। फिर एयर ब्रोंकस में जाएगा, फिर ब्रोंकस डिवाइडेड है ब्रोंकियोल्स में, फिर वो ब्रोंकियोल्स में, तो ब्रोंकियोल से होते हुए एयर एल्वियोली के अंदर जाता है जो कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये तो पूरा रहा सिस्टम किस तरीके से एयर एल्वियोली तक पहुंचा। अब एल्वियोली में क्या होगा? गैसेस का एक्सचेंज होगा, और फिर क्या होगा कि उसमें से जो गैसेस के एक्सचेंज होने के बाद क्या हो जाएगा कि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। अब जो एयर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, फिर वो वापस उल्टा उसी पाथवे को फॉलो करते हुए फिर हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएगा। मतलब कि जब हम लोग सांस लेते हैं, व्हेन वी इनहेल, ओके, जब हम लोग इनहेल कर रहे हैं एयर को, तो एयर हमारे नोज के थ्रू होते हुए जा रहा है अंदर, एल्वियोली तक पहुंचा। और फिर जब हम लोग एक्सहेल करते हैं, जब सांस छोड़ते हैं, तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बाहर निकलता है। सोचिए कितना जल्दी प्रोसेस हो रहा है, कितना जल्दी एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का। हम लोग सांस लिए, फिर उसको छोड़ दिए, उतने दिन में एक्सचेंज हो जाता है, एल्वियोली तक एयर पहुंच भी जाता है, गैसेस का एक्सचेंज भी हो जाता है ना। बहुत फास्ट होता है हमारे बॉडी में हर सिस्टम। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एल्वियोली के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है। हम लोगों ने तो पढ़ लिया कि हाँ भाई एल्वियोली में एक्सचेंज होता है गैसेस का, बट किस तरीके से होता है ये हमें देखना है। तो आप लोगों को ये डायग्राम पूरा एकदम दिमाग में बिठा लेना है, क्योंकि एग्जाम्स में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। आपको यहाँ से इरेज कर देगा, मतलब कि वहां पे दे देगा ABC, बोलेगा ये जो पार्ट्स हैं उनके नाम लिखिए। तो आप लोग को पार्ट्स के नेम जो है वो याद रहने चाहिए। और ये डायाफ्राम का मैंने नहीं बताया, डायाफ्राम का काम क्या होता है? ये लंग्स के नीचे होता है डायाफ्राम, ठीक है। जब हम लोग एयर लेते हैं अंदर, इनहेल करते हैं, तो हमारे लंग्स में गैसेस एयर भर जाता है, तो हमारा लंग्स क्या होता है? फूल जाता है, एक्सपेंड कर जाता है। जब ये एक्सपेंड करेगा तो ऑब्वियसली नीचे में जो भी ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं तुम्हारे, ये स्टमक है, लीवर है, तो नीचे में जो ऑर्गन्स हैं उनको तो हार्म हो सकता है ना जब ये एक्सपेंड होगा, तो है ना। तो उनको बचाने के लिए बीच में होता है डायाफ्राम, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए। जब ये एक्सपेंड होता है तो ये डायाफ्राम नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है। एक तरीके से जो ऑर्गन्स है नीचे में उनको डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहने देता है लंग्स के, ओके। और जब लंग्स जो है, जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो उस समय लंग्स श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो जब सिकुड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर चला जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी है ये, अगर हम लोग देखें तो ये सिकुड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब कि एक्सहेलिंग का टाइम का है, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं उस टाइम हम लोग का लंग्स का ये कंडीशन है, डायफ्राम थोड़ा ऊपर की तरफ होगा। लेकिन अगर हम लोग इनहेल कर रहे हैं
तो क्या हो जाएगा, ये लंग्स एक्सपैंड कर जाता है और फिर डायफ्राम इस टाइप से, कुछ गलती हो जा रहा है, इस टाइप से हो जाता है, ठीक है, थोड़ा नीचे की तरफ आ जाता है। ओके, तो ये है डायफ्राम के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है एल्वियोली से और ब्लड से। ओके, काफी छोटी नहीं रहा। ओके, सो हम लोग देखेंगे किस तरीके से एक्सचेंज हो रहा है। तो हम लोग एक एल्वियोली बनाते हैं सबसे पहले। तो ये है हमारा एल्वियोली। ओके, एल्वियोली। और हम लोगों को पता है कि हमारे बॉडी में किसी भी चीज का ट्रांसपोर्ट अगर हो रहा है तो वो किसके थ्रू होता है, तो ब्लड के थ्रू होता है। अगर हमारे बॉडी में कोई भी चीज हो, गैसेस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, एनीथिंग, अगर उसका ट्रांसपोर्ट करना है, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना है, तो वो काम कौन करता है, तो वो काम करता है हमारा ब्लड। ओके, तो एल्वियोली जो है उसमें बहुत, मतलब कि बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं, कैपिलरीज। आप लोगों ने कैपिलरीज के बारे में पढ़ा होगा आई थिंक। देखिए, जैसे कि ये है आर्टरी, मैं बता दे रही हूँ थोड़ा बहुत। ये है आर्टरी। ओके, आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करता है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, दैट मीन्स प्योर ब्लड कैरी करता है। ठीक है, ये जाके आगे डिवाइड हो जाता है बहुत सारे क्या बोले, पतले पतले स्ट्रक्चर्स में, लंबे लंबे पतले पतले स्ट्रक्चर, वो भी कैसे, नेट लाइक स्ट्रक्चर, जाल के जैसे स्ट्रक्चर्स में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से समझ लो कि नेट लाइक स्ट्रक्चर में ये जाके ब्रेक हो जाता है आर्टरी, क्योंकि हमारे बॉडी के हर एक सेल को पहुंचाना है जो भी मटेरियल्स है। ठीक है, ऑक्सीजन की अगर बात कर लो तो हमारा सेल तो कितने सारे हमारे बॉडी में सेल्स हैं, और आर्टरी सारे सेल्स को तो नहीं पहुंचा सकता ना ब्लड, या फिर सारे सेल्स से सब कुछ तो नहीं ले सकता, या फिर एक्सचेंज नहीं कर सकता। सिंपली अगर हम लोग बोले तो सिर्फ आर्टरी एक्सचेंज नहीं कर सकता है क्योंकि थोड़ा मोटा होता है, लेकिन ये क्या होता है कि बहुत ही पतले पतले नेट लाइक स्ट्रक्चर, जाल नुमा रचना में कन्वर्ट हो जाता है ताकि हर एक सेल तक ब्लड पहुंच सके। ओके, तो ये आगे जाके ब्रेक हो जाता है, और ये जो फिर बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो कैपिलरीज। ठीक है, ये हो गया कैपिलरीज। ये कैपिलरीज आगे जाके फिर मिल जाते हैं एक जगह और फिर क्या बनाते हैं, वेन। ओके, राइट। तो ये है आर्टरी, आगे जाके ब्रांच हो गया, कैपिलरी बन गया, फिर वही कैपिलरीज फिर फ्यूज हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और क्या बना देते हैं, वेन बना देते हैं। अब है कि जो एल्वियोली है इसमें कैपिलरीज बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में कैपिलरीज होते हैं। अब मान लो कि ऐसे ही मैंने ये एक स्ट्रक्चर बना दिया, ये कैपिलरी है जिसके अंदर क्या है, ब्लड है। कैसा ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है। इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। ठीक है, अब ये जो है एल्वियोली, इसमें आया है एयर। तो एयर में बहुत सारे गैसेस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, बहुत सारे गैसेस होते हैं। तो इस एयर में ऑक्सीजन भी है। ठीक है, अब हम लोग डिफ्यूजन प्रोसेस पढ़े होंगे आप लोग क्लास 9th में कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मटेरियल्स है वो मूव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन गैस एयर में ज्यादा है, एल्वियोली में ज्यादा है, ब्लड में ऑक्सीजन कम है। ओके, तो जो मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन गैस होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि एल्वियोली से ऑक्सीजन मूव करके कहाँ आएगा, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू एल्वियोली से ऑक्सीजन आ जाएगा ब्लड के अंदर। ठीक है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज्यादा है, एल्वियोली में कम है। ओके, तो हायर कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में है एंड लोअर कंसंट्रेशन एल्वियोली में है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से मूव कर जाएगा इसमें। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये लोग क्या करते हैं, यहाँ के जो सेल्स है ये इसके थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ये एक्सचेंज हो जाते हैं। ऑक्सीजन आ जाता है ब्लड में
और कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है एल्वियोली में। अब जो ब्लड है वो हो गया O2 रिच ब्लड, दैट मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये जो एल्वियोली है इसमें जो एयर है वो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर, ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया है। तो सिंपली अगर आप लोगों को ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन ये सब याद नहीं भी है तो भी आप लोग बस इतना समझ लो कि एल्वियोली और जो कैपिलरीज है इसमें कैसे एक्सचेंज होता है। कैपिलरी में ब्लड पाया जाएगा, कैसा ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड यानी कि इम्प्योर ब्लड। और एयर जो है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, एयर कहाँ है, एल्वियोली के अंदर, तो ऑक्सीजन आ जाएगा ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा एल्वियोली में, ठीक है, दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे। किस प्रोसेस से, डिफ्यूजन प्रोसेस से। और एक बात है कि ऑक्सीजन ही क्यों आता है ब्लड में और दूसरे गैसेस क्यों नहीं आते हैं, इसका रीजन ये है कि हमारे ब्लड में आरबीसी पाया जाता है, रेड ब्लड सेल, ठीक है। रेड ब्लड सेल के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, जिसको हम लोग HB लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल H स्मॉल b। तो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन बहुत पसंद है, इट इज वेरी फॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन, ओके। इसको हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन बहुत पसंद है, जहां भी ये ऑक्सीजन देखता है ना उसको ले लेता है। तो ब्लड जब एल्वियोली के पास आता है तो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन देखता है कि भाई एल्वियोली के अंदर तो काफी मात्रा में ऑक्सीजन है और मेरे पास तो है नहीं, ब्लड के अंदर तो है नहीं, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को बोलता है तुम निकलो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से गैसेस का एक्सचेंज कर लेता है। मेनली कारण क्या है ऑक्सीजन का ब्लड में आने का, तो ये है हीमोग्लोबिन। जिसके बॉडी में हीमोग्लोबिन कम होगा उसके बॉडी में ऑक्सीजन कम आएगा, उसके सेल्स को ऑक्सीजन कम मिलेगा, एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा, वो बीमार हो जाएगा, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है, स्पेशली ऑक्सीजन लेने के लिए, ठीक है ना। तो ये तो पूरा प्रोसेस था किस तरीके से एक्सचेंज हो रहा है गैस, ओके। और इसके बाद जो ये ऑक्सीजन जो ब्लड में आ जाता है, हमारा ब्लड क्या करता है, फिर इसको पूरे बॉडी में हर एक सेल को ऑक्सीजन पहुंचा देता है और सेल के अंदर फिर रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। रेस्पिरेशन मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, रेस्पिरेशन क्या है, इसमें किस तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होने के लिए फूड एंड ऑक्सीजन जरूरी है। तो ऑक्सीजन यहाँ से मिल जाता है ना, एल्वियोली से ऑक्सीजन ले लेता है ब्लड। तो ये पूरा रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को रेस्पिरेशन प्रोसेस स्टार्टिंग से देखना हो तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और साथ ही जो भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है जिसमें अगर आपको रेस्पिरेशन पढ़ना हो उसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। साथ ही प्लेलिस्ट भी मैं शेयर कर दूंगी जिसमें कि मैंने पूरा हर टॉपिक के ऊपर बना करके रखा है वीडियो, आप लोग उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। Till then, bye and take care, and don't forget to like, share and subscribe my channel, and also click on the bell button to get all the notifications of my new videos. Thank you so much for watching. Bye bye.